ईशान बहन की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसकी आखिरी बात ने ईशान का पारा हाई कर दिया था। बस एक दफ़ा मरने से पहले ये बूढ़ी जान अपनी भाभी देखना चाहती है। वो थोड़ा खांसते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रही हो फरह। ईशान को इस बात पर उसके गुस्सा आ गया था। फरह ने कहा, क्या बकवास कर रही हूँ, बस इतना ही तो बोला है कि मरने से पहले अपनी भाभी को देखना चाहती हूँ। ईशान सोचने लगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा है, बस आपकी बीवी से काम करवाने का ही कहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, ये बूढ़ी जान खुद कर लिया करेगी सब काम। फरह की बात सुनकर ईशान अफसोस से सर हिलाकर रह गया कि इसकी बहन का कुछ नहीं हो सकता। बुढ़िया, मैंने आखिरी दफ़ा तुम्हारे मुंह से मरने वाली बात सुनी है, आइंदा ना सुनूं। वो बहन के पास बैठकर प्यार से उसे समझाते हुए बोला। वो भाई की बात पर मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाती है। लेट हो गई है, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह तुम्हारा ख़ास दिन भी है। वो इसके सर पर बोसा देते हुए बोला। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी और साथ ही आज रात होने वाले फंक्शन के बारे में सोच रही थी कि अचानक से इसके मोबाइल पर रिंगटोन हुई। वो चूल्हा बंद करके जल्दी से बाहर आई और मोबाइल उठाया, जिसके ऊपर फरह कॉलिंग जगमगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम मिस सबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, तुम सुनाओ फरह? मैं भी ठीक हूँ। रेडी हो गई आप? फरह ने बड़ी ही बेताबी से पूछा। गाड़ी भेज दूँ क्या मैं आपको लेने के लिए? नहीं फरह, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊँगी। अभी इतनी रात भी नहीं हुई है। ओके, जैसे आपको बेहतर लगे। और हाँ प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़ कहकर फरह ने जल्दी से कॉल बंद कर दी। सबा ने भी फिर से किचन का रुख किया। सबा बेटा, रेडी हो गई हो? कमरे में दाखिल होते ही अपनी बेटी से पूछती हैं। वो पिंक कलर की अबाया में पिंक कलर का हिजाब बड़ी ही नफासत के साथ सेट किए बहुत ही प्यारी लग रही थी। अंदर से भी इसका चेहरा मेकअप से बिल्कुल पाक था। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें तो आपका चेहरा खुद ब खुद ही चमकने लग जाता है। आपको किसी भी किस्म के मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अपनी बेटी के लिए इनके दिल से सदका दिल से दुआ निकल रही थी और इनके आज इतना फोर्स करने के बावजूद भी इसे अबाए में देखकर इन्हें खुद की तरबियत पर फ़ख्र महसूस हो रहा था। शुक्रिया मेरी प्यारी मामा जान। मामा, अगर मुझे लेट हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप टाइम पर खा लीजिएगा। मैं वापस फरह के साथ आऊँगी। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना, खैर से जाओ खैर से आओ। पहुंचकर एक दफ़ा कॉल कर देना, मुझे भी सुकून रहेगा। ओके मामा जान। वो माँ से बहुत सारी दुआएं समेटती घर से बाहर निकल गई। घर के बाहर ही उसे टैक्सी मिल गई। वो टैक्सी वाले को एड्रेस समझाती उसमें बैठ गई। ईशान बेटा, सब मेहमान आ चुके हैं, लेकिन बर्थडे गर्ल का कुछ अता पता नहीं है। जाओ जाकर देखो कहाँ रह गई है वो। पता नहीं अभी तक रेडी हुई भी है या नहीं, सद्दाम साहब ईशान से बोले। पापा, मैं गया था उसके पास, वो रेडी है, बस कह रही थी थोड़ी देर तक आ जाएगी। चलो फिर हम सब लोग तब तक गेस्ट के पास जाते हैं। कहते साथ ही सद्दाम साहब बीवी और बेटे को लेकर बाहर लॉन में चले गए, जहाँ पार्टी के तमाम अरेंजमेंट्स की गई थी। ईशान के लॉन में आते ही रिदा की नज़रें उस पर जम सी गईं, जो वहाँ मौजूद सब लोगों में बहुत नुमाया लग रहा था। वो तमाम तर शर्म बालाए ताक रखते हुए बस उसे घूरे जा रही थी, लेकिन वहाँ परवाह किसे थी। वो तो बस इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ईशान बेचैनी से बार बार गेट की तरफ देखे जा रहा था, जो कि रिदा भी नोट कर रही थी। इसे जब ये बात बर्दाश्त न हुई कि ईशान इसे इग्नोर कर रहा है, तो जल्दी से उठकर जाकर इसके पास खड़ी हो गई। क्या बात है मिस्टर हैंडसम, आज तो कयामत ढा रहे हो? रिदा को देखते ही ईशान का हलक तक कड़वा हो गया और उसकी बात सुनकर ईशान अंदर तक सुलग कर रह गया। वो अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए इसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर इसे इग्नोर कर दिया। इसे तो बस अपनी सबा का इंतज़ार था। बस उसकी आंखें इस वक्त सबा का दीदार करना चाह रही थी। वो तरस रहा था उसे देखने के लिए। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। वो इसे गेट से अंदर आती हुई दिखाई दी, पिंक कलर के अबाए में, साथ ही पिंक कलर के हिजाब में। वो मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देख रही थी। जाओ इकरा, मामा के कॉलेज की टीचर आई हैं, इसे अंदर ले आओ। ईशान की बात सुनते ही इकरा गेट की जानिब बढ़ गई, जहाँ सबा खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? काफ़ी देर कर दी आपने आने में, टीचर्स कब से आपका पूछ रही थी। इसने जल्दी से सबा को गले लगाया और लेकर बाकी टीचर्स की जानिब बढ़ गई, जहाँ वो सब बैठी थी। सब टीचर्स से मिलने के बाद भी वो भी इनके साथ बैठ गई। मिस सबा, कम से कम आज के दिन तो आप ये तंबू ना पहन कर आती। मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी थी, लोग क्या सोचेंगे। कैसे कैसे लोगों को हमने पार्टी में इनवाइट किया है। मरीम शाह ने सबा को हमेशा वाले हुलिये में देखते हुए न आओ देखा न ताओ और सबा को सुनाना शुरू कर दिया। अब देखो इन सब लोगों में तुम कितनी अजीब लग रही हो।
प्लीज़ मिस सबा आप ये उतार दें, थोड़ी देर की ही तो बात है। मरीम शाह के साथ साथ बाकी का स्टाफ भी उसे कहने लग गया। कोई बात नहीं मिस सबा, यहाँ सब अपने ही हैं और ज़्यादा रश भी नहीं है, आप अबाया उतार सकती हैं। मरीम शाह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इसे समझाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग इन्हें ही देख रहे थे। मैम वो सब आपके अपने हैं, मेरे लिए तो गैर ही हैं, सबसे बढ़कर नामहरम। तो मैं कैसे अपना अबाया और हिजाब उतार सकती हूँ? अगर पार्टी में तमाम ख़वातीन होती तो मैं ज़रूर उतार देती, लेकिन माफ़ कीजिएगा यहाँ मर्द हजरात भी मौजूद हैं। सबा का यूँ जवाब देना मरीम शाह को अच्छा ना लगा तो बोल पड़ी, तुम जैसे लोगों को पार्टी में इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। फरा भी ना समझ ही है। मरीम शाह की बात सुनकर सबा की आंखों में नमी सी तैरने लगी। ईशान प्लीज़ तुम जल्दी से इधर आ जाओ। सबा का यूँ अबाया में आना मैम को अच्छा नहीं लगा और वो सब स्टाफ के सामने उसकी इंसल्ट किए जा रही हैं। सादिया को जब बात बढ़ती हुई नज़र आई तो जल्दी से ईशान को मैसेज लिखकर टाइप किया। ईशान जब वहाँ आया तो सबा की आंखों में नमी तैर रही थी। वो उसकी आंखों में नमी देखकर तड़प ही गया था। हेलो लेडीज़, कैसी हैं आप सब? और यहाँ क्या ये सब क्या हो रहा है? ईशान ने माहौल को थोड़ा ठंडा करना चाहा। कुछ नहीं, यहाँ मौजूद कुछ लोगों को समझा रही थी कि लेकिन शायद वो समझने ही नहीं चाहते। पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाते हैं ऐसे जाहिल गवार लोग। अल्लाह ही बचाए ऐसे जाहिल लोगों से। मरीम शाह सबा को नागवार नज़रों से घूर कर बोली, सॉरी मैम, मैं अपने से बड़ों की बहुत इज्जत करती हूँ। आपको ये सब बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब बोलना ज़रूरी है। मैम इस दुनिया में तो अल्लाह ताला आपको हम जैसे जाहिल गवार लोगों से बचा ले, लेकिन जहन्नम की सख्त आग से कौन बचाएगा? ये पर्दा ही है जो हम जैसे लोगों को बचाएगा जहन्नम की सख्त आग से। अब तो मेरे आगे ज़बान दराजी करोगी? मरीम शाह गुस्से से बोली। मर्द आंखें नीची नहीं करना चाहता, औरत पर्दे को जहालत समझती है, मगर तलाश दोनों को इज्जत और एहतराम की है। सबा का यूँ सब स्टाफ के सामने मरीम शाह को पलट कर जवाब देना उसे अंदर तक सुलगा गया था, लेकिन वो वहाँ मौजूद 3 नफूस इसकी बातों से बहुत इंस्पायर हुए, ईशान, सद्दाम साहब और सादिया। तुम जैसे लोगों को तो पार्टी से धक्के देकर निकाल देना चाहिए, मरीम शाह गुस्से से बोली और सबा की तरफ बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुँचती, ईशान जल्दी से जाकर उनके आगे खड़ा हो गया। मामा वो देखें गुड़िया आ गई। मरीम शाह की नज़र जैसे ही फरा की जानिब उठी वो गुस्से से लाल पीली हो गई, क्योंकि फरा भी सबा की तरह मैरून फ्रॉक टाइप अबाया पहने और हिजाब को अच्छी तरह सेट किए छोटे छोटे कदम उठाती नीचे की जानिब आ रही थी। सबा ने वेल किया हुआ था, जबकि फरा ने हल्का सा मेकअप किया हुआ था। चेहरा वेल से आ रही था। फरा को ऐसी ड्रेसिंग में देखकर हैरान तो सद्दाम साहब और ईशान भी हुए थे, लेकिन फिर अचानक ईशान को रात को अपने नंबर पर आने वाला मैसेज याद आया। सुबह आपके लिए एक और सरप्राइज़ है माय हैंडसम ब्रो। ओ तो ये था मेरी चुड़ैल का सरप्राइज़। मामा, पापा, भाई मैं कैसी लग रही हूँ? इसने नीचे आते ही सबसे पूछा। माशाल्लाह, हमारी गुड़िया तो बहुत ही प्यारी लग रही है, सद्दाम साहब और ईशान बोले। ये तुमने कौन सी फजूल किस्म की ड्रेसिंग की हुई है? वो ड्रेस कहाँ है जो मैं तुम्हारे लिए पार्टी के लिए लेकर आई थी? मरीम शाह दबे दबे गुस्से में बोली। पहले वो जैसी ड्रेसिंग के लिए सबा को डांट रही थी, अब वैसी ही उनकी बेटी करके आ गई थी। इन्हें बाकी के स्टाफ के सामने शर्मिंदगी हो रही थी। मामा इतना तो अच्छा है, मिस सबा भी तो पहनती है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने भी पहन लिया। ये आजकल जो तुम फजूल लोगों के साथ मिल रही हो, ये सब इसी का असर है। मरीम शाह की तरफ देखकर मरीम शाह सबा की तरफ देखकर तंज़ीह अंदाज में बोली। ओह मिस सबा, आप भी आ गई, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। फरा जल्दी से सबा को गले लगकर बोली। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़रों से बचाए। सबा को वाकई फरा अबाए में बहुत खूबसूरत और मासूम लग रही थी। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है? अभी तक गई नहीं हो, यहीं मुँह उठाकर खड़ी हो? मरीम शाह सबा को हंसता हुआ देखकर बोली। सबा की मुस्कुराहट एक ही मिनट में सिमटती है। मामा मैं भी तो इन जैसी ड्रेसिंग में हूँ, तो क्या मैं भी घर से निकल जाऊँ? ये क्या बोल रही हो तुम? और कितनी ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही हो। मरीम शाह सबा को हंसता देखकर बोली। सबा की मुस्कुराहट एक मिनट में ही सिमटती है। मामा मैं भी तो इन जैसी ड्रेसिंग में हूँ, तो क्या मैं भी घर से निकल जाऊँ? ये क्या बोल रही हो तुम? और कितनी ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही हो। ठीक ही तो बोल रही हूँ, हमारी गुड़िया बेगम साहिबा, इस लिहाज से तो इन्हें भी निकल जाना चाहिए आपके घर से। अब आप दोनों बाप बेटी इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मरीम शाह ने शिकायती नज़रों से इनकी जानिब देखा। छोड़ें इन सब बातों को और चलें, सब मेहमान हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। कहते साथ ही सद्दाम साहब फरा का हाथ पकड़कर मेहमानों की जानिब चल दिए। ईशान को उन्होंने आंखों से इशारे से कुछ भी कहने से बाज रहने का इशारा किया। वो बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे सद्दाम साहब के साथ आता देखकर अपनी जगह फ्रीज ही हो गया। फरा को देखकर इसकी आंखों में सताइश सी उतरी थी, क्योंकि वो लगी बहुत प्यारी रही थी। भाई मुंह बंद कर लें, आपकी ही है। इकरा ने भाई को छेड़ना अपना फ़र्ज समझा, जबकि पास बैठी रिदा को इनकी बातों से कोई लेना देना ही नहीं था।
इसकी नज़रें तो बस ईशान पर ही टिकी हुई थी। ईशान को इसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। मिस सादिया, वो जो थोड़ी देर पहले वहाँ खड़े बोल रही थी, वो फ़रा के पापा हैं ना? यस माय डियर, वो मेरे बाबा जानी हैं। आए, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सबा ने जाती सद्दाम साहब को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? सद्दाम साहब ने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं भी ठीक हूँ। सद्दाम साहब ने गौर से अबाए में मौजूद इस प्यारी सी लड़की को देखा। इन्हें अपने बेटे की पसंद पर फ़ख्र महसूस हुआ और इनके दिल से शिद्दत से दुआ निकली थी कि ये हीरा अल्लाह इसके बेटे के नसीब में कर दे। मरियम शाह अभी भी गुस्से से सबा की तरफ देख रही थी। फ़रा बेटा, आप सबा बेटा के साथ ही रहना, ये पहली दफ़ा हमारे घर आई हैं। जाओ बेटा, शाबाश, पार्टी एंजॉय करो। वो डरी हुई नज़रों से मरियम शाह की तरफ देख रही थी। सद्दाम साहब इसकी आंखों में डर देखकर बोले। वहाँ से हटते ही सबा को खुद पर किसी की नज़रों का एहसास हुआ। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन सब पार्टी में मसरूफ़ थे, कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। इसलिए वो थोड़ी रिलैक्स हो गई। बस कर दो यार, क्या आंखों से ही इसे निगल जाओगे? वो बेचारी परेशान होकर इधर उधर देख रही है कि कौन है जो इसे नज़रों से ही खा जाने का इरादा रखता है। वो जो दुनिया जहाँ भुलाए अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था। माहिर ने इसकी टांग खींचना ज़रूरी समझा और इसे खींचकर सबा के सामने ले गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मिस सबा? मैं माहिर, फ़रा और ईशान का कज़न, शायद आपको याद हो। माहिर ने अपना तारुफ करवाया। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी मुझे याद है, सबा ने धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया। दो लड़कों के बीच इस बेचारी की आवाज़ कहाँ निकलती थी, और वो तो बस दीवाना वार बस उस परी को तक रहा था जो आज सीधी उसके दिल में उतर रही थी, और वो हमन्नों की तरह इस पर अपनी लौ देती नज़रें गाड़े खड़ा था। सबा को इसकी नज़रें अजीब सी महसूस हो रही थी, अजीब सा एहसास दे रही थी, और वो बेचारी घबरा गई। फ़रा और माहिर को अपना कहकर रोकना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था, और इन्हें इसकी ऐसी हालत पर तरस आ रहा था। फ़रा से जब और बर्दाश्त न हुआ तो बोल पड़ी। भाई, ऐसे क्या देख रहे हैं? आपने मेरी बहन को नज़र लगानी है क्या? और कितनी बुरी बात है, आपने मेरी बहन को सलाम भी नहीं किया। ईशान जो सबा को लिए किसी और ही दुनिया की सैर कर रहा था, शर्मिंदा सा हो गया और अंदर ही अंदर अपनी हालत पर कड़ने लगा। कैसी हैं मिस सबा आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने खुद को कंपोज किए बड़ी ही मुश्किल से जवाब दिया। जी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईशान की बात पर दोनों की नज़रों का जाविया मिला, लेकिन जल्द ही दोनों अपनी अपनी नज़रें बदल गए। फ़रा चलें। सबा ईशान की नज़रों से बचने के लिए फ़रा ने वहाँ से लेकर दोबारा स्टाफ की जानिब चल दी। रिदा को सब नज़र आ रहा था, ईशान का सबा को गर्म नज़रों से घूरना, सबा का गुलाबी पड़ता चेहरा, चौकी कांपती पलकें, सब कुछ चीख कर गवाही दे रहा था कि दाल में कुछ काला है या फिर सारी दाल ही काली है। पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी। फ़रा ने सबकी भरपूर तालियों में केक कट किया। तुम थोड़ी देर बाद खाने का जोर शोर चला तो सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद सब लोग अपनी अपनी टेबल्स पर बैठे बातों में मसरूफ़ थे। ईशान, माहिर, रिदा, इकरा एक ही टेबल पर बैठे थे, जबकि फ़रा और सबा इनके पास नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद फ़रा सबा का हाथ थामे से इन सब की टेबल पर ले आई। सबा को आता देखकर रिदा को तो आग ही लग गई, लेकिन ईशान के दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन फिलहाल वो चुप ही रहती है, क्योंकि अभी इसे चुप रहकर मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना था। इन दोनों ने भी अपनी अपनी सीट संभाल ली। 1 मिनट मैं भी आया कहते साथ ही ईशान वहाँ से उठकर चला गया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वापस आया तो इसके साथ सादिया भी थी। वो इन सब ने खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी, जो कि ईशान ने भी नोट किया था, तो इसलिए वो सादिया को भी वहीं ले आया। भाई आज तो आप कुछ अच्छा सा सुना दें, काफ़ी दिन हो गए आपसे कुछ सुने हुए। हाँ ईशान सुनाओ ना, काफ़ी दिन हो गए हैं तुमसे कुछ सुने हुए। फ़रा के साथ साथ बाकी सब भी उसे कहते हैं। चल शुरू हो जा मेरे यार और कर दे लड़की इम्प्रेस। माहिर धीमी आवाज़ में ईशान के कान में बोला। फ़रा ने कान लगाकर इनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन सुन नहीं पाई, तो मुंह के पोज बनाने लगी। माहिर को ऐसा करते हुए वो बहुत ही क्यूट लगी। ईशान ने एक मोहब्बत भरी नज़र इस मासूम गुड़िया पर डाली और कुछ लम्हे सोचने के बाद बोलना शुरू हुआ। एक रोज़ मैं तुम्हें सामने बैठाकर ऐसे दीवानावार नज़र से देखूंगा कि तुम्हें दुनिया के सबसे हसीन औरत होने का एहसास होगा। मैं तुमसे ऐसी गुफ्तगू करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे सदियों से अधूरे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं तुम्हारे हाथ की हथेलियों को सुकून के लिए आंखों से लगाए रखूंगा कि तुम अक्सर उन पर मेरा नाम लिखती हो। मैं तुम्हारे कानों की समाअत में तुम्हारा और अपना नाम एक साथ पुकारूंगा। फिर तुम्हें एहसास होगा मोहब्बत एक साथ कैसी लगती है। मैं तुम्हारे होंठों की चुप तोड़ने के लिए इन पर एक बोसा ऐसा दूंगा कि हमारी अधूरी रूहें सुकून पाएंगी। मैं तुम्हारी बेताब आंखों से बहते आंसुओं की रवानी तोड़ने के लिए अपने हाथ से तुम्हारे आंसुओं को साफ करूंगा। उस दिन मैं तुमको बताऊंगा
कि इस कहत ज़दा शख्स पर तुम्हारा इश्क फ़र्ज हुआ है। मैं बस तकमील की जुस्तजू में हूँ, मेरे पास आ अब, मुझे अपनी बाहों में समेट ले। वो सब कुछ भुलाए उसे देखने में मगन थी। उसे लग रहा था जैसे ये गज़ल उसी के लिए कही गई हो। ईशान की आवाज़ ने उसके दिल में अलग ही हलचल मचा दी थी। इसे ऐसा लग रहा था वो कभी भी इस आवाज़ के सहर से नहीं निकल पाएगी। इसे ऐसा लग रहा था जैसे ईशान की आवाज़ इस पर कोई जादू तारी कर रही हो और वो इस जादू के असर में डूबती जा रही हो। सबकी भरपूर हुटिंग और तालियों की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में वापस आई। सब तालियां बजाकर उसे सराह रहे थे। सब इसे सराह रहे थे, लेकिन वो चुप का रोज़ा रखे ना जाने किन ख्यालों में गुम थी। सबा, तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम्हें ये गज़ल अच्छी नहीं लगी क्या? सादिया की आवाज़ पर वो चौंक गई। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। इसकी हालत देखकर ईशान को ऐसा लग रहा था जैसे इसके दिल की आवाज़ इस तक पहुंच गई हो। और ईशान ये सोचते ही अंदर तक सरशार हो गया और चोर नज़रों से इसे देखकर खूब सैराब करने लगा। दो नज़रें ऐसी भी थीं जो ये सब देख रही थी, लेकिन खामोश थी। ऐसी खामोशी जो कि किसी तूफान के आने से पहले की हो। अचानक से सबा के मोबाइल पर रिंग हुई तो वो सबसे एक्सक्यूज़ करती उठकर एक साइड पर चली गई। रिदा ने भी मौके का फ़ायदा उठाया और उठकर वॉशरूम का बहाना बनाती इसके पीछे चल दी। सबा जीनत बेगम से बात करके जैसे ही पलटी, रिदा इसके सामने आंखों में अंगारे लिए खड़ी थी, जैसे अभी इसे जलाकर भस्म कर देगी। यार ईशान वो अकेली है, जा उससे कोई बातचीत कर ले। माहिर ने ईशान को फ्री में मशवरा दिया तो वो भी बहाना बनाकर वहाँ से उठकर चल दिया। तुम समझती क्या हो खुद को? हूर पर ही हो कहीं की, अपनी औकात मत भूलना। तुम जैसी चीप मिडिल क्लास लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। अमीर और खूबसूरत लड़कों को अपनी अदाओं के जाल में फंसाना तुम जैसी लड़कियों का काम होता है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ईशान सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं तुम्हें इसे मुझसे छीनने नहीं दूंगी, समझी तुम? अगर अब तुम ईशान के पास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगी। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, इसे अपने पीछे से ईशान की आवाज़ सुनाई दी, जो कि सब कुछ सुन चुका था और गुस्से से लाल पीला होता इसकी तरफ बढ़ा था। क्या बकवास की है तुमने सबा से? मैंने वही कहा है जो मुझे कहना चाहिए था। ये तुमसे दूर रहे, तुम्हें अपनी अदाओं के जाल में फंसाना बंद कर दे। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। वो भी एक एक लफ्ज़ चबाकर बोलती है। अपनी बकवास बंद करो रिदा। आज के बाद अगर तुमने सबा से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूँगा मैं, समझी तुम? क्यों ईशान शाह, बड़ी तकलीफ हो रही है? आखिर ये तुम्हारी लगती क्या है जो तुम इसके लिए मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? जो भी लगती है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब? तुम्हारे सारे मतलब मुझ तक है मिस्टर ईशान शाह। शायद तुम भूल रहे हो, हमारी शादी होने वाली है। दोनों एक दूसरे को दू बदू जवाब दे रहे थे। शादी और तुमसे कभी भी नहीं। मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम जैसी बदतमीज़, घमंडी और ख़ुद को कोई तोप चीज़ समझने वाली लड़की से शादी कभी नहीं करूँगा। अपने इस नन्हे से गंदे दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठा लो तुम। और अगर तुम सबा के आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। ईशान का बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी लड़की का गला ही दबा दे। देख लूँगी मैं तुम दोनों को। मैं तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी मिस थर्ड क्लास चीप गर्ल। वो गुस्से से दोनों को घूरती वहाँ से वॉकआउट कर गई। रिदा के जाते ही वो सबा की जानिब मुड़ा तो सबा को इस हाल में देखकर इसका दिल कट कर ही रह गया। इसके वेल में मौजूद चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और रोने से जिस्म हल्के हल्के हिलकोरे ले रहा था। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे चुप कैसे करवाए। वो इसके आंसू साफ करने के लिए जैसे इसकी तरफ बढ़ा तो एक झटके से उससे 2 कदम पीछे हट गई और वो बेचारा वहीं खड़ा रह गया। वो अपनी आंखों में ढेरों शिकवे लिए इसकी तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो मेरा क्या कसूर था। ईशान इसकी पानियों से भरी आंखों के ताब नहीं ला पाया और नजरें झुका गया। इसने जल्दी से फरा और सादी को कॉल करके इस जानिब बुलाया और दोनों के आते ही ईशान ने सब कुछ उन्हें बता दिया। दोनों सबा को चुप करवाने लग गई, जिसका रोना था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो रोते हुए बस एक ही बात कहे जा रही थी कि उसे घर जाना है। अच्छा ठीक है सबा, हम घर चलते हैं, सादिया बोली और इसे अपने साथ लगाकर इसके आंसू साफ किए। जबकि फरा भी शौक की कैफियत में खड़ी थी कि रिदा इसकी कज़न सबा से ये सब कह सकती है। ईशान, तुम हम दोनों को घर ड्रॉप कर दोगे प्लीज़? ठीक है मिस सादिया, आप मामा से मिलाएं, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। वो दोनों मरीम शाह की जानिब बढ़ गई। इनसे मिलकर वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ गई। सादिया आगे जबकि सबा बैक सीट पर बैठ गई और अपनी आंसुओं से भरी आंखें मूंद गई। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। सादिया के घर आती ही वो सबा को हौसला देती और रोने से मना करती है और गाड़ी से उतर जाती है। अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज़ आप आगे आ जाएं। ईशान ने इससे इल्तिजा की। सबा भी खामोशी से आकर आगे बैठ गई। गाड़ी में उस खामोशी बरकरार थी। इन दोनों के पास जैसे कहने को कुछ भी नहीं था। सबा का घर आते ही उसने गाड़ी रोक दी और वो जल्दी से गाड़ी से उतरने लगी तो ईशान ने उसे पुकार बैठा। वो भी इसकी पुकार सुनकर बैठ गई, लेकिन इसकी तरफ पलट कर देखा नहीं। इधर मेरी तरफ देखो सबा, देखने के लिए आपने छोड़ा ही क्या है मिस्टर ईशान शाह?
क्या कसूर था मेरा जो आपने मुझे यूँ सरेआम बदनाम किया? मैं तो आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप भी बाकी सब मर्दों के जैसे ही निकले। आप कहते हैं आपको मुझसे मोहब्बत है। अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती तो आप रिश्ता भेजते, ना कि सबको बताते फिरते और बदनाम करते फिरते। बेकसूर होते हुए भी मुझे इतने गलीज़ अलकाबात सुनने पड़े। सबा ने ईशान की तरफ पलटे बगैर ही जवाब दिया और वहाँ से भाग गई। बेकसूर तो मैं भी हूँ सबा, मैं भी बेकसूर हूँ, मैं भी बेकसूर हूँ। वो भी पीछे से सदाएं लगाता रह गया, लेकिन उसकी एक भी सुने बगैर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर गई। तुमको लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेगा। साल तो बहुत बदलेंगे पर मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। वो भी अपनी नम आंखों के साथ गाड़ी में बैठता है और गाड़ी घर की तरफ दौड़ा देता है। वहीं रुक जाओ मिस्टर ईशान शाह। हॉल में मरियम शाह की गर्जदार आवाज़ गूंजी। क्यों मामा, ये मेरा घर है, मेरा भी घर है। मैं भी आपका बेटा हूँ। वो रिदा के मुंह पर तंजिया मुस्कुराहट देखकर मरियम शाह की बातों को इग्नोर करता घर के अंदर दाखिल हुआ। इसे जिस चीज़ का डर था वही हुआ। रिदा ने अपनी तरफ से चिकनी चपड़ी बातें सुनाकर मरियम शाह को ईशान और सबा के खिलाफ कर दिया। रिदा के चेहरे के तासुरात ही बता रहे थे कि वो सब कुछ बता चुकी है। चलो तुम अंदर आ ही गए हो तो मेरे सवालों का जवाब भी दो। क्या जो रिदा ने कहा वो सब सच है? मरियम शाह ईशान से सवाल करती हैं। मामा आप इधर आकर बैठे हैं, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि रिदा के मुंह से जो भी निकला होगा सब झूठ ही निकला होगा। मुझे कहीं पर भी नहीं बैठना, तुम बस मेरे सवालों का हाँ या ना में जवाब दो बस। अब इसके पास सबके सामने अपनी मोहब्बत का इकरार करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। मिस्टर ईशान शाह, अपनी माँ के मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर इसे मामला काफ़ी संजीदा लगता है। मामा मैं मिस सबा से जनूनियत की हद तक मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी पाक मोहब्बत है मामा। मुझे नहीं पता मामा कब और कैसे, लेकिन मुझे इनसे पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी। अपने बेटे के मुंह से मोहब्बत का इकरार सुनकर जहाँ सद्दाम साहब मुस्कुरा रहे थे वहीं हॉल में थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। वो अपने गाल पर हाथ रखकर हैरान नज़रों से अपनी माँ की तरफ देख रहा था, जैसे सच्ची में यकीन करना चाह रहा हो कि ये उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा है, जिसने बचपन से लेकर आज तक अपने बेटे पर एक खरोच भी नहीं आने दी। एक तो गलती करते हो और दूसरा बेशर्मों की तरह यूँ हम सब के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार करते फिर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मिस्टर ईशान शाह। मुझे आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। वाह मामा, आपकी भांजी मुझसे 2 नंबरी मोहब्बत करे तो ठीक, अगर मैं मोहब्बत करूं तो वो गलती हो गई। मामा आज आपने बता ही दिया कि आपके लिए हम नहीं, आपके बहन और उसकी बेटियां ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके लिए अपनी औलाद की खुशी से ज़्यादा अपनी भांजी की खुशी मायने रखती है। मुझे पता है ईशान, तुम इस वक्त गुस्से में हो और गुस्से में इंसान कुछ भी बोल जाता है। मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी बीवी और मेरी बहू रिदा ही बनेगी। रिदा के अलावा हर लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और तुम इससे 2% की बेशरम बेहया लड़की को तो बिल्कुल ही भूल जाओ। स्टॉप दिस मामा, मैं सबा के बारे में ऐसे अल्फाज बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, और ना ही वो बेशरम है और ना ही बेहया। अलबत्ता ये सब आपकी भांजी के बारे में कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। इज्जतदार और बाहया लड़कियाँ यूँ अमीर लड़कों को अपनी अदाओं से नहीं फंसाती। सिर्फ अबाया और हिजाब ओढ़ लेने से वो कोई बाहया लड़की नहीं बन गई। मुझे तो वो लड़की शुरू दिन से ही पसंद नहीं थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती वो लड़की जो हमेशा अबाया और हिजाब में रही हो, किसी की तरफ नज़र उठाकर ना देखा हो, ना ही किसी से ज़्यादा बातचीत करती हो, वो लड़की ऐसी निकली। कोई और नहीं मिला तो मेरे बेटे को ही अपनी जाल में फंसा लिया। मुझे पता है उसने ये सब पैसों के लिए किया है। तो चलो ईशान, इसे जितने पैसे चाहिए दे आते हैं। मुझे उम्मीद है वो पैसे लेने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाएगी और किसी नई जगह मुँह मारेगी। मामा आप जब सबा के बारे में कुछ भी नहीं जानती तो इसके लिए इतने गंदे और बुरे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप प्लीज़ सबा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्यों बर्दाश्त नहीं करोगे मिस्टर ईशान शाह, क्यों बर्दाश्त नहीं करोगे? अगर ऐसे लोगों से मोहब्बत कर सकते हो तो इनकी औकात सुनने की हिम्मत भी रखो अपने अंदर। मामा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। सबा की इंसल्ट करके आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। और हाँ, यहाँ पर मौजूद सब लोग मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं शादी करूँगा तो बस सबा से, इसके अलावा मैं मर तो जाऊँगा लेकिन किसी से शादी नहीं करूँगा। सबा नहीं तो कोई भी नहीं। वो गुस्से से पास पड़े सोफे को ठोकर मारता जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। पर्दादार औरत को भी सजना संवरना और हसीन लगना आता है, मगर वो ये फ़र्क कर सकती है कि कब, कहाँ और किसके लिए सजना है। वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठकर उसकी स्पीड फुल कर दी। एक माँ की तरफ से ये सब और दूसरा सबा के कहे गए अल्फाज इसे किसी भी तरह सुकून नहीं लेने दे रहे थे। आखिर क्यों आप दोनों ने ये सब मेरे साथ किया? मैंने आप दोनों को खुद से भी ज़्यादा बढ़कर चाहा और आप दोनों ने ये सब किया। आंसू इसकी आंखों से रवानी से रवा दवा थे। बेगम साहिबा, अनचाहे रिश्ते कभी भी देर पा नहीं होते, इनका अंजाम इन रिश्तों का ख़त्म होना ही होता है।
बाद में टूटे हुए रिश्तों का शोक मनाने से बेहतर है पहले ही सोच समझकर फैसला किया जाए। जिन लोगों ने एक साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ये फैसला भी उन्हें ही करने दिया जाए। सच कहूँ तो मुझे भी आपकी ये वाली भांजी ज़रा भी पसंद नहीं। इसके बारे में मेरे बेटे ने जो भी कहा है ठीक कहा है। अगर वो आपसे इज्जत और तमीज़ से बात करती है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक आप ही हैं जो इसका और ईशान का रिश्ता करवा सकती हैं। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। और मैं एक हीरे और कीड़े की पहचान अच्छे से कर सकता हूँ। मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है कि उसने अपने लिए एक हीरे को चुना है। और जिस बच्ची के ऊपर आपने सब इतने गंदे इल्ज़ामात लगाए हैं, इतने गंदे अलकाबात से नवाजा है, वो बच्ची बेकसूर है। इन सब बातों का इल्म नहीं है, उसे इन सब बातों का इल्म नहीं है। वो इन सब बातों से बेखबर है कि आपका बेटा उसे पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। वो इन दोनों के दरमियान अफेयर जैसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप समझ रही हैं। ईशान तो सीधा निकाह जैसा पाक और मजबूत बंधन चाहता था, कोई वक्त गुजारी या अफेयर नहीं। और एक और बात आप कान खुलकर सुन लें सबा, ऐसी भी नहीं है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, आप इसकी खुशियों के बीच आईं, तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मेरे बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से ही होगी। ये मेरा ईशान के बाप का आखिरी फैसला है। सद्दाम साहब अपना फैसला सुनाते खुद भी बाहर निकल गए। आपने और आपकी भांजी ने फिर भी मिस सबा को बहुत बुरा भला कहा। इन्हें कितना हर्ट हुआ होगा। एक पाक दामन औरत की इज्जत को पामाल किया गया। मामा, भाई के पास तो मिस सबा का नंबर तक भी नहीं था। और पता है, एक दिन तो मैंने भाई को मिस सबा का नंबर लाकर दिया तो वो मुझ पर गुस्सा होने लगे, मुझे डांटने लगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। भाई ने मोबाइल नंबर होने के बावजूद भी एक दफ़ा भी मिस सबा से रब्ता करने की कोशिश नहीं की और ना ही उसे बताया। आप प्लीज़ मेरे भाई की खुशियों के बीच में ना आएँ। मरियम, ये तुम्हारे घर का मामला है, तुम सोच समझ कर अच्छे से फैसला करना, वरना ये ना हो कि तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो जाएं। मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों के चेहरों पर तुम्हारे लिए गुस्सा देखा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ईशान और रिदा की शादी ना हुई तो फरा और माहिर की भी नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़रज़ सिर्फ और सिर्फ माहिर की दुल्हन ही बनेगी। जो लड़की अपने भाई के लिए लड़ सकती है, वो वक्त आने पर मेरे बेटे के लिए भी लड़ जाएगी, हमेशा इसके साथ रहेगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी अपने बेटे के लिए एक हीरा लेकर जा रही हूँ। उन्होंने अपनी छोटी बहन को समझाना चाहा। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? ईशान सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इसकी शादी मुझसे ही होगी, किसी से भी नहीं हो सकती। अपनी माँ की बात सुनकर रिदा हत्ते से उखड़ गई। अपनी बकवास बंद करो और ज़बान को लगाम दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इकरा, जाओ इसे यहाँ से लेकर और जाकर गाड़ी में बैठो, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर तक। वो बेटी को कहते साथ ही फिर से अपनी छोटी बहन की तरफ मुतवज्जह हुई। आपने देखा, मेरा ईशान मुझसे चिल्लाकर ऊँची आवाज़ में बात कर रहा था। अचानक से मरियम शाह का सख्ता टूटा और वो बोल पड़ी। देखो मरियम, तुमने जिन अल्फाज से इस लड़की को मुखातिब किया था, जिन अलकाबात से उसे नवाजा था, कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी इज्जत, अपनी मोहब्बत के बारे में ऐसी बातें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमारा ईशान कैसे कर लेता? वो तो है ही लाखों में एक। रिश्तों की पहचान है उसे। वो अच्छी तरह जानता है कैसे रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए और इन्हें इज्जत देनी चाहिए। मेरी एक बात अच्छे से याद रखना, मुझे तुम भी मेरी औलाद की तरह हो और औलाद की तरह ही अजीज़ हो और हमेशा रहोगी। हमारे बच्चों की वजह से कभी भी हमारे रिश्ते में दूरी नहीं आएगी। और ठंडे दिमाग से सोचना कि तुम्हें अपनी ज़बान की पासदारी चाहिए या अपने घर और बेटे की खुशियाँ। वो अपनी छोटी बहन को सोचों में गुम छोड़कर खुद भी बाहर चली गई, जहाँ इन्हें अपनी छोटी बहन जैसी अपनी ज़िद्दी बेटी को भी समझाना था।